ओ पारिभाषिक में द्वितीय तृतीय परिभाषाओं की भूमिका हम लोगों ने देखी। कार्यकालम संज्ञा परिभाषम, यथोद्देशम संज्ञा परिभाषम। शास्त्र में संज्ञाओं के विषय में और परिभाषाओं के विषय में दो पक्ष रखे गए हैं। जो आपकी परिभाषा है कार्यकालम संज्ञा परिभाषम, यथोद्देशम संज्ञा परिभाषम, यहाँ संज्ञा परिभाषम इस शब्द में समाहार द्वंद्व किया हुआ है। संज्ञाश्च परिभाषाश्च इति संज्ञा परिभाषम। संज्ञाएं और परिभाषाएं वो कैसी होती हैं? कार्यकालम, वो कार्यकाल वाली होती है। कार्येण काल्यते स्वसन्निधिं प्राप्यते इति कार्यकालम। एक स्थिति ये होती है कि जहाँ कार्य होता है उस कार्य के द्वारा वो बुला ली जाती है, माने अपनी सन्निधि को, अपने स्थान को प्राप्त करा दी जाती है। जब ऐसी स्थिति बनती है तो उस पक्ष को हम क्या कहेंगे? कार्यकाल पक्ष। और इस पक्ष में संज्ञा सूत्रों का, परिभाषा सूत्रों का स्थान कौन सा स्थान होता है? वही स्थान होता है जो विधि सूत्र का स्थान होता है। विधि प्रदेश ही संज्ञाओं का और परिभाषाओं का भी प्रदेश माना जाता है। ठीक है, जैसे सार्वधातुक अर्धातुकयोः सूत्र है, वो हमारा विधि सूत्र है, उसका विधि प्रदेश क्या है? 7-3 में पढ़ा हुआ है ना, तो 7-3 सार्वधातुक अर्धातुकयोः। तो जब कार्यकालम संज्ञा परिभाषम पक्ष मानेंगे तो जो अदेंग गुण है उसका स्थान भी क्या माना जाएगा? 7-3-84 यही माना जाएगा। जो परिभाषाएं वहां पे अलुंत्य से आदि पहुंचेंगे उनका स्थान भी क्या माना जाएगा? 7-3-84 ही माना जाएगा। ये अभिप्राय है कार्यकालम संज्ञा परिभाषम इसका। तो किन्हीं विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शास्त्र में कार्यकाल पक्ष को भी स्वीकार किया गया है। और दूसरा पक्ष है यथोद्देशम संज्ञा परिभाषम। संज्ञा परिभाषम का अर्थ आपने जान लिया, संज्ञाश्च परिभाषाश्च इति संज्ञा परिभाषम। ये संज्ञा परिभाषम कैसे बन गया? ये द्वंद्व है, समाहार द्वंद्व है। समाहार द्वंद्व है तो समाहार द्वंद्व कैसा हो जाता है? एकवत हो जाता है। ठीक है, समाहार द्वंद्व नपुंसक लिंग एकवत हो जाता है। सर्वो द्वंद्वो विभाषा एकवत भवति। या यहाँ तो आप जाति और प्राणी नाम से द्वंद्व समास का एकवत भाव विधान कर सकते हैं। अब प्राणीवाची जाति शब्द है ना, संज्ञाश्च परिभाषाश्च जाति प्राणी नाम एकवत भाव होकर के क्या हो जाएगा? सनपुंसकम, नपुंसक लिंग हो जाएगा। और जब नपुंसक लिंग हो जाएगा तो फिर ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य। द्वंद्व समास करने के बाद संज्ञा जस परिभाषा जस ऐसा रख के आपने 4 थे द्वंद्व कर लिया, विभक्ति लुक हो गया, क्या बचा है आपके पास? संज्ञा परिभाषा ऐसा बचा। अब ये नपुंसक लिंग में वर्तमान है, क्यों? जातिर प्राणिनाम सनपुंसकम की प्रक्रिया से कह लीजिए, या तो फिर जो है वो सर्वो द्वंद्व विभाषा एकवत भवति की प्रक्रिया से कह लीजिए। तो जब नपुंसक लिंग हो जाएगा तो फिर कौन सा सूत्र आकर के ह्रस्वत्व विधान कर देगा? ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य। नपुंसक लिंग में वर्तमान प्रातिपदिक को ह्रस्व हो जाता है। ठीक है, तो ह्रस्व होने के बाद क्या बचा? संज्ञा परिभाषा ऐसा बचा। आगे सु आएगा, सु को नपुंसक लिंग में क्या हो जाता है? वैसे तो लुक हो जाता है। समोर नपुंसकात, नपुंसक अंग से उत्तर सु और अम का लुक हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अदंत नपुंसक अंग है, तो समोर नपुंसकात का अपवाद सूत्र क्या पढ़ा हुआ है आगे? अतोम। समोर नपुंसकात का अपवाद सूत्र क्या पढ़ा है? अतोम। अदंत नपुंसक अंग से उत्तर सु और अम को अम ही हो जाता है। अदंत नपुंसक अंग से उत्तर सुअम को क्या हो जाता है? अम ही हो जाता है। तो अम होकर के क्या शेष रहा?
संज्ञा परिभाषा और आगे अब क्या हो जाएगा, अमी पूर्वः। अमी पूर्वः क्या कहता है दिव्या जी? पूर्व रूप एकादेशो भवति संहितायां विषये। संहितायां विषये अकः अमी परतः पूर्वपरयोः स्थाने पूर्वरूप एकादेशो भवति। तो पूर्वरूप एकादेशे सति किं रूपम् आपद्यते अस्माभिः? संज्ञा परिभाषम। कार्यकालम् इति कथं सिद्ध्यति? कार्येण काल्यते इति कार्यकालम्। यथोद्देशमस्य शब्दस्य कः अभिप्रायः? समासं कुर्वन्तु। उद्देशम् अनतिक्रम्य यथोद्देशम्। उद्देशम् अनतिक्रम्य यथोद्देशम्। अत्र कः समासः? अव्ययीभाव समासः। कस्मिन् अर्थे? यथार्थे। अव्ययं विभक्ति समीप समृद्धि व्यरिध्यर्थाभावात्यय संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात् यथानुपूर्व्य योगपद्य साकल्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु। यथा शब्दस्य तत्र अर्थचतुष्टयं प्रतिपाद्यते, तत्र पदार्थानतिवृत्ति अर्थे इदम् अव्ययं वर्तते। यथा शब्दः तस्य समासः संजातः उद्देश्य शब्देन सह। एतत् सर्वम् उच्यते अग्रे। पश्यन्तु, कार्यस्य कालः कार्यकालः। कार्य का जो काल है वो कार्यकाल है। कार्यकालः कालो यस्य तत् कार्यकालम्। और कार्यकाल ही काल है जिसका, कार्य का काल ही काल है जिस सूत्र का, जिस लक्षण का, तत् कार्यकालम, वो कार्यकाल हो गया। ठीक है, ये एक तरह से दिखाया है। आगे दूसरी तरह से भी कार्येण काल्यते वाला भी दिखाएंगे। ये क्या किया? पहले षष्ठी समास, कार्यस्य कालः कार्यकालः, और फिर कार्यकालः कालो अस्य, ये क्या कर दिया है? कार्य का काल ही काल है जिसका, उत्तर पद लोपी बहुव्रीहि कर दिया। ठीक है, उत्तर पद लोपी बहुव्रीहि कर दिया, तो कार्य कालः शब्द में जो काल शब्द सुनाई पड़ रहा था उसका लोप हो गया। उत्तर पद लोपी बहुव्रीहि का क्या मतलब है? पूर्व पद अंतर्गत जो उत्तर पद, उसका लोप हो जाता है। पूर्व पद अंतर्गत। देखिए बहुव्रीहि समास में दो पद है ना, कार्यकाल सु काल सु, ऐसा रखा आपने, कार्यकाल सु काल सु, तो वहां पूर्व पद क्या है? कार्यकाल। उस पूर्व पद के उत्तर पद का लोप हो गया। उस पूर्व पद में भी पूर्व पद उत्तर पद दोनों है ना। जो कार्यकाल शब्द है उसमें भी पूर्व पद क्या है? कार्य, उत्तर पद क्या है? काल। तो उस काल शब्द का लोप होगा। ठीक है, फर्स्ट वाले का, सेकंड वाले का नहीं। इसी को उत्तर पद लोपी बहुव्रीहि कहेंगे हम। तो कार्यकालः कालो यस्य तत्कार्यकालम। तो समास का नाम क्या हुआ? षष्ठी तत्पुरुष गर्भ उत्तर पद लोपी बहुव्रीहि। अब आगे दूसरी तरह से दिखाते हैं। कार्येण काल्यते स्वसन्निधिं प्राप्यते इति वा कार्यकालः, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि कार्येण काल्यते इति कार्यकालः, कार्य के द्वारा, काल्यते, काल्यते माने बुला लिया जाता है। कल संख्याने धातु है आपकी, है ना। कार्येण काल्यते, कार्य के द्वारा बुला लिया जाता है। स्वसन्निधिं प्राप्यते, अपनी सन्निधि को प्राप्त करा दिया जाता है। जो शास्त्र, वो शास्त्र क्या कहलाता है? कार्यकालम। तो इस तरह से भी कार्यकाल शब्द का अर्थ हम कर सकते हैं। आगे देखिए, संज्ञा च परिभाषा च तत् संज्ञा परिभाषम। संज्ञा और परिभाषा ये दोनों मिलकर के हो गए संज्ञा परिभाषम। समाहार द्वंद्वे ह्रस्वो नपुंसके इति नपुंसक ह्रस्वत्वम् स्पष्टमेतत्। अग्रे पश्यन्तु, उद्देश्यम्। उद्देश्यं किं भवति? उपदेशदेशम्। उपदेश का देश, उपदेश का स्थान, उसी को हम उद्देश्य कहते हैं। उत्पूर्वक दिश धातु से देश शब्द बनाया हुआ है। दिश धातु किस अर्थ में होती है? दिशि उच्चारण क्रिय। दिश धातु उच्चारण अर्थ वाली, उच्चारण करना अर्थ में है। तो
उपदेश देशम एव उद्देश्यम भवति। प्रथमोच्चारण कालम अनतिक्रम्य यथोद्देश्यम इति अव्ययीभावः। अव्ययीभाव समास है, बिल्कुल ठीक ठीक करेंगे। विग्रह तो वही होगा जो आप लोगों ने बोला, उद्देश्यम अनतिक्रम्य, ये अर्थ प्रदर्शन कर दिया है। उद्देश्यम अनतिक्रम्य, उद्देश्यम को ही क्या हम बोल सकते हैं, उपदेश देशम अनतिक्रम्य, उपदेश देशम को ही हम क्या बोल सकते हैं, प्रथमोच्चारण कालम अनतिक्रम्य। ठीक है, तो प्रथमोच्चारण कालम अनतिक्रम्य यथोद्देश्यम अत्र अव्ययीभावः वर्तते। अग्रे उच्यते इह व्याकरणे कार्यकालपक्षे संज्ञानां परिभाषाणां च स एव कालो अस्ति यह कार्यस्य कालः। इह व्याकरणे, यहाँ व्याकरण शास्त्र में कार्यकाल पक्षे, जब हम कार्यकाल पक्ष स्वीकार करते हैं उस समय संज्ञानां परिभाषाणां च, उस समय क्या स्थिति होती है कि संज्ञा और परिभाषाओं का स एव कालो अस्ति, वह ही काल होता है, यह कार्यस्य कालः, जो काल किसका होता है, कार्य का होता है। जो काल कार्य का होता है वही काल किसका भी मान लिया जाता है, संज्ञाओं का और परिभाषाओं का। किस पक्ष में, कार्यकाल पक्ष में। किस पक्ष में, कार्यकाल पक्ष में। इस बात को समझ गए शारदा जी? कार्यकाल पक्ष क्या होता है, अपने शब्दों में बताइए। कार्य के द्वारा जहाँ पर कार्य हो रहा है, दूसरे सूत्र जब कार्य करने आते हैं उनको बुलाया जाता है वहाँ पर। जैसे कि गुण करे तो अधिक गुण आदि कार्य वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। कोई भी कार्य वहाँ उपस्थित हो जाएंगे, कार्य उपस्थित हो जाएंगे, परिभाषा सूत्र वहाँ पर उपस्थित उपस्थित हो जाएंगे। हाँ, संज्ञा सूत्र और परिभाषा सूत्र वहाँ उपस्थित हो जाएंगे, तो उससे क्या होगा, वहाँ उपस्थित हो जाएंगे तो उससे क्या होगा, तो वो कार्यकाल पक्ष। मूल बात को समझिए। देखो वैसे तो अदेंग गुण का स्थान प्रथम अध्याय में है, लेकिन कार्यकाल पक्ष में अदेंग गुण जब सार्वधातुक अर्धातुक योग के पास पहुंच जाएगा तो उसका स्थान कहाँ माना जाएगा, 7-3 में माना जाएगा। ऐसा माना जाएगा कि वो वहीं पढ़ा हुआ है। ये है कार्यकाल पक्ष। ठीक है, इससे क्या लाभ होगा क्या हानि होगी वो अभी देखेंगे आप। तो कार्यकाल पक्ष का अभिप्राय ये है कि विशेष विधि सूत्र के द्वारा अन्य संज्ञा सूत्रों को और परिभाषा सूत्रों को अपने स्थान पर बुला लिया जाता है। माने उस विधि सूत्र का प्रदेश ही उन संज्ञाओं का और परिभाषाओं का भी प्रदेश बन जाता है। किस पक्ष में, कार्यकाल पक्ष में। आगे देखिए, इह व्याकरणे कार्यकाल पक्षे संज्ञानां परिभाषाणां च स एव कालो अस्ति यह कार्यस्य कालः। यहाँ व्याकरण शास्त्र में कार्यकाल पक्ष में संज्ञाओं और परिभाषाओं का वह ही काल होता है, यह कार्यस्य कालः, जो कि कार्य का काल होता है। कार्यवेलायां ताः उपस्थिताः भवन्ति, कार्यवेला में वो उपस्थित हो जाते हैं। वो कौन, परिभाषाएं और संज्ञाएं, वो उपस्थित हो जाते हैं। तदेव तासाम स्थानम भवति इति यावत, वह ही उनका स्थान होता है। यथोद्देश्य पक्षे तो, यथोद्देश्य पक्ष में तो कैसी स्थिति होती है कि जैसे यथा कश्चित् दीपः, जैसे कोई दीपक एकस्मिन् स्थाने स्थापितः, एक स्थान में हमने रख दिया, और स्थापितः सन, उस स्थान में रखा हुआ ही वह दीपक सर्वं गृहं, सारे के सारे घर को स्वप्रकाशेन प्रकाशयति, अपने प्रकाश से प्रकाशित कर देता है। हर जगह दीपक नहीं रखना पड़ता है ना, हर एक स्थान में, छोटे छोटे स्थान में दीपक नहीं रखने की आवश्यकता है। एक स्थान में रख दिया, वहीं से प्रकाशित होकर के सारे घर को वो प्रकाशित कर देता है। तथा उसी प्रकार से परिभाषा भी एकस्मिन् देशे स्थिताः सत्यः, परिभाषा सूत्र भी जब एक देश में ही रह के, आचार्य ने जहाँ उनका उच्चारण किया है, जैसे इको गुण वृद्धि, यहाँ पे एक एक में ही रह करके क्या करे, अगर पूरे शास्त्र को उपकृत कर दे, सब जगह अपने प्रकाश को पहुंचा दे, तो फिर उस पक्ष को हम क्या कहेंगे, यथोद्देश पक्ष कहेंगे। तथा परिभाषा भी एकस्मिन् देशे स्थिताः सत्यः, उसी प्रकार से परिभाषाएं भी एक देश में ही
स्थित होती हुई शास्त्रस्य तत्तद विषयं प्रकाशयन्ति, शास्त्र के उस विषय को प्रकाशित कर देती हैं। यथोद्देश्य पक्षेण चैतत प्रयोजनम अस्ति। यथोद्देश्य पक्ष से प्रयोजन क्या है तो कहते हैं यस्मिन् स्थाने यस्याः संज्ञायाः परिभाषायाः वोच्चारणं कृतं तदेव तस्याः स्थानम अवगंतव्यम। यथोद्देश्य परिभाषा का ये प्रयोजन है कि जिस स्थान में जिस संज्ञा का या जिस परिभाषा का आचार्य ने उच्चारण किया है, उस संज्ञा का उस परिभाषा का क्या स्थान समझा जाए, वही स्थान समझा जाए जहां उसका प्रथम उपदेश हुआ है। ये किसका प्रयोजन है? ये यथोद्देश्य पक्ष का प्रयोजन है। अब आगे देखिए, अद्यतनेन नापित दृष्टान्तेन अयं विषयो अवगन्तुं शक्यते। कहते हैं कि आजकल के नाई के दृष्टांत से ये हम उदाहरण समझ सकते हैं, ये विषय समझ सकते हैं। तो द्विविधा ही खलु नापिताः भवन्ति। नापित जो है वो दो प्रकार के होते, एक स्वस्मिन् स्थाने एव तिष्ठन्ति, एक नापित अपने स्थान में ही रहते हैं। यैरपि मुंडनं कारयितव्यं भवति ते तत्रैव आगत्य नापित सेवां गृह्णन्ति। सम्यक् अस्ति? अयमस्ति यथोद्देश्य पक्षः। ये क्या है? यथोद्देश्य पक्ष है। अपरे पुनर्नापिताः गृहं गृहं प्रति गत्वा स्वीयं कार्यं कुर्वन्ति। जो दूसरे नापित हैं वो क्या करते हैं? घर घर जाकर के अपना कार्य करते हैं। घर घर जाकर के जिनको उनकी सेवाओं की आवश्यकता है उनकी सेवा करते हैं। तो अयमेव अस्ति कार्यकाल पक्षः। यही क्या है? कार्यकाल पक्ष है। तो एतयोर द्वयोरपि पक्षयोर अयम भेदो अस्ति। इन दोनों पक्षों में भिन्नता क्या है? तो उसको कहते हैं भेद यह है यत् कार्यकाल पक्षे संज्ञा परिभाषस्य दृष्टौ असिद्ध प्रकरण त्रिपादी स्थानी अपि सूत्राणि असिद्धवत् न भवन्ति, यथोद्देश्य पक्षे तु असिद्धवद एव भवन्ति। भेद ये है कि कार्यकाल पक्ष में संज्ञा परिभाषस्य दृष्टौ, संज्ञा और परिभाषा की दृष्टि में असिद्ध प्रकरण स्थानी सूत्राणि, असिद्ध प्रकरणस्थ सूत्र, अष्टाध्यायी पूरी अष्टाध्यायी को एक दृष्टि से दो विभागों में हम बांट सकते हैं, एक सिद्ध प्रकरण और एक असिद्ध प्रकरण। तो सिद्ध प्रकरण कितना है? सपाद सप्ताध्यायी। सपाद सप्ताध्यायी माने 8 एक तक के सूत्र, 7वां अध्याय पूरा और 8वें अध्याय का एक पाद, सपाद सप्ताध्यायी। पाद सहित सप्ताध्यायी, सपाद सप्ताध्यायी, इसको क्या कहते हैं? सिद्ध प्रकरण। अंतिम अध्याय के जो 3 पाद हैं उनको क्या कहते हैं? असिद्ध प्रकरण। तो त्रिपादी असिद्ध प्रकरण है। अंतिम जो अष्टाध्यायी की त्रिपादी है वो असिद्ध प्रकरण है और बाकी उसको छोड़ करके जो सपाद सप्ताध्याय है अष्टाध्यायी के, वो पूरा पूरा प्रकरण क्या कहलाता है? सिद्ध प्रकरण कहलाता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि भेद ये है कि कार्यकाल पक्ष में संज्ञा परिभाषा की दृष्टि में असिद्ध प्रकरण के सूत्र भी असिद्धवत न भवन्ति, असिद्धवत नहीं होते हैं। लेकिन यथोद्देश्य पक्ष में तो संज्ञा परिभाषा की दृष्टि में वो असिद्धवत ही रहते हैं। ठीक है, कार्यकाल पक्ष में क्या स्थिति है इसको ध्यान रखिए। सिद्धांत रूप में निर्णय निकाल करके एक बात कह रहे हैं, कार्यकाल पक्ष में संज्ञा परिभाषा की दृष्टि में कौन असिद्ध नहीं होंगे? असिद्ध प्रकरण के सूत्र भी असिद्ध नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन यथोद्देश्य पक्ष में संज्ञा परिभाषा की दृष्टि में असिद्ध प्रकरण के सूत्र असिद्धवत ही रहेंगे। इसको अभी और विस्तार से दिखाएंगे। आगे देखिए, कार्यकालम संज्ञा परिभाषामिति कथम ज्ञायते। वो कह रहे हैं कि आपने ये बात कहाँ से पता कि इस व्याकरण शास्त्र में एक कार्यकाल पक्ष भी है। ठीक है, यथोद्देश्य पक्ष तो हमें सामान्यतः समझ में आता है कि भाई आचार्य ने जो सूत्र जहाँ पढ़ा है उसका स्थान वहीं पर है, लेकिन यह कार्यकाल पक्ष भी अष्टाध्यायी में है, ये बात आपको कैसे पता चली? तो उसके लिए ज्ञापक देंगे अभी। उसके लिए प्रश्न पूछा, कार्यकालम संज्ञा परिभाषामिति कथम ज्ञायते। तो उसका उत्तर देते हैं, उच्यते अमुना इति शब्द रूपे साध्ये अदस्टा इति स्थिते तेदादि नामः इति अत्वे अद अ आ। ये ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए। अब हमें क्या बनाना है? अमुना, ये रूप बनाना है। तो अमुना के लिए मूल स्थिति क्या है? अदस शब्द का तृतीया एक वचन का रूप है।
जैसे रामेण राम शब्द का तृतीय एकवचन रूप होता है, वैसे अदस का तृतीय एकवचन का रूप क्या है? अमुना। तो अदस्टा ये स्थिति रखी हमने। अब यहाँ पर टा विभक्ति के परे रहते क्या हो गया? तेदादि नामः। तेदादि नामः क्या कहता है सोनाली जी? तेदादि नामः सूत्र क्या कहता है? तेदादीनाम अंगानाम अकार आदेशो भवति विभक्तौ परतः। तो अकार आदेश कर दिया। वो अकार आदेश किसको हो गया? अलोन्त्यस्य। तो अद अ आ, टा का आ है, ठीक है। फिर आपने क्या कर दिया? अतो गुणे। अतो गुणे क्या कहता है? अपदांत अकार से उत्तर गुण परे रहते पूर्व पर के स्थान में पर रूप एकादेश हो जाता है। अदस के स के स्थान पे जो अ आया है वो कैसा आकार है? अपदांत आकार है ना, अपदांत आकार है। ये स के स्थान पे नहीं, जो पूर्व वाला अ है वो देखिए। अदस टा, टा का आ है। तेदादि नामः से हमने स को क्या कर लिया? अ, और आगे टा का आ है। अब यहाँ पे ये जो अ है ये कैसा है? अपदांतकार। जो पद संज्ञा करने वाले सूत्र हैं हमारे पास, किसी भी सूत्र से इसकी पद संज्ञा नहीं है ना, पूरे अद की, पूरे अदस आ की तो हो जाएगी सुप्तिंगंतम पदम की, लेकिन अद इतने तक की, अद इतने की किसी से भी क्या नहीं है? पद संज्ञा नहीं है। तो पद संज्ञा नहीं है तो ये जो आकार है ये कैसा आकार नहीं है? पदांत आकार नहीं है, अपदांत आकार है। उससे उत्तर ये अ क्या है? गुण परे है। गुण संजक वर्ण है ना, अ ए ओ गुण संजक होते हैं, तो ये गुण संजक है। पूर्व पर के स्थान में क्या हो जाएगा? पर रूप एकादेश, ठीक है। तो अद लग गया, अद आ ये स्थिति है। अब इस स्थिति में आगे देखिए क्या कह रहे हैं। अतो गुणे इति पर रूपे अद आ अदसो सेर दादु दोमह इति मुत्वे। अदसो सेर दादु दोमह, इस सूत्र से मुत्तु कर लेने पर, तो अदसो सेर दादु दोमह क्या कहता है? हाँ जी मुदिता जी, अदसो सेर दादु दोमह। अदस संबंधी असकारांत, उससे उत्तर दकार, अदस संबंधी असकारांत, असकारांत, उससे उत्तर दकार को उवर्ण आदेश होता है तथा दकार को मकार भी। ठीक ठीक बोला है, लेकिन शब्द इधर उधर कर दिया आपने, ठीक है। तो इसको थोड़ा और ठीक करके बोलोगे तो देखो सूत्र है ना, अदस असेहे दात उ दह मह, ऐसा सूत्र है आपका। तो असेहे किसका विशेषण है? अदस का विशेषण है। तो असकारांत जो अदस तत्संबंधी दात दकार से उत्तर उकार, उकार आदेश हो जाता है। असकारांत अदस संबंधी जो दकार है उससे उत्तर वाले वर्ण को क्या हो जाता है? उवर्ण आदेश, उ कहिए, ठीक है। उकार तो नहीं कहा है यहाँ पे, उवर्ण आदेश हो जाता है। और दह ये षष्ठी है, दकार के स्थान पे मह प्रथमा है, मकार आदेश हो जाता है, ठीक है। असकारांत अदस संबंधी दकार को मकारादेश और दकार से उत्तरवर्ती वर्ण को उवर्ण आदेश। तो यहाँ पे देखिए असकारांत अदस है ना, ये तेदादि नामः हो चुका है, तो ये अदस कैसा बन गया है? अब असकारांत अदस बन गया है। असकारांत अदस संबंधी जो दकार से उत्तरवर्ती वर्ण है उसको क्या हो जाएगा? उवर्णादेश। यहाँ पे क्या है? दकार से उत्तर अ है ना, तो इस अ के स्थान पे स्थानांतरतमः से उवर्ण भी कैसा होगा? एक मात्रिक, एक मात्रिक उवर्ण कर दिया। और दो मह, द के स्थान पे क्या हो जाता है? मकार हो जाता है। तो ये स्थिति बन गई हमारी अमु आ, ठीक है। अमु आ ये स्थिति हो गई। आगे देखिए, अतो गुणेति पर रूपे अद आ अदसो सेर दादु दो मह इति मुत्वे अमु आ आंगो नास्त्रियाम इति न भावे च कृते अमुना। अब एक सूत्र है 7-3 में, आंगो नास्त्रियाम किमुच्यते तेन देवश्री महोदय? आंगो नास्त्रियाम उत्तरस्य
घेरुत्तरस्य आङ्गः न इत्ययम् आदेशो भवति अस्त्रियाम् आङ्ग इति टा इत्येतस्य संज्ञा पूर्वाचार्य संज्ञा। तो आंगोनास्त्रियाम सूत्र क्या कहता है? घी संजक से उत्तर, ठीक है, घी संजक से उत्तर टा को, आंग को, आंग किसको कह रहे हैं यहाँ पे? टा को ही आंग कह रहे हैं। ये जो टा किया था ना, अदस टा, इसी टा को पूर्वाचार्य क्या कहते थे? आंग। तो पूर्वाचार्यों की संज्ञा का प्रयोग किया हुआ है। तो देखो ये अमो घी संजक है, इससे उत्तर ये क्या है? आंग है, और स्त्री विषय नहीं होना चाहिए, तो इस आंग के स्थान पे क्या आदेश हो जाता है? ना। तो हम तो पुल्लिंग में शब्द बना रहे हैं, अमुना, अमुना हमारा पुल्लिंग का प्रयोग है, तो अस्त्री भी है ना ये। तो अस्त्री विषय में घी संजक से उत्तर टा को, आंग को क्या हो जाएगा? ना आदेश हो जाएगा। घी संज्ञा कैसे है यहाँ सुमेधा जी? घी संज्ञा, घी संज्ञा करने वाले कितने सूत्र अष्टाध्यायी में? शेषो घ्यसखी और पति समासैव और षष्ठी युक्त छंदसी वा और तो 3 सूत्र घी संज्ञा करते हैं। यहाँ किससे घी संज्ञा होगी? शेषो घ्यसखी। शेषो घ्यसखी क्या कहता है? जिसको नदी संजक नहीं कहा गया है उससे शेष को घी संज्ञा होती है। देखो सूत्र का तो सीधा सीधा अर्थ यही है, शेषः घी असखी। शेष जो है वो घी संजक है सखी को छोड़ करके। लेकिन जो जो ऐसे सूत्र हैं जहां जहां शेष शब्द आता है वहां वहां शेष का अर्थ आपको याद करना रहता है। ये किससे शेष, क्या है शेष का अर्थ? ह्रस्व इकारांत उकारांत शब्द जो कि स्त्री की आख्या वाले नहीं है वो भी घी संजक होते। पूरा नहीं बता रही हूँ अभी, वो भी। तो ये अमु यहाँ पे जो है घी संजक है, ह्रस्व उकारांत शब्द घी संजक है। घी संजक होने से क्या हो गया? आंगो नास्त्रियाम लग करके यहाँ पे आंग को ना हो गया, तो ये क्या बन गया? अमुना। ये सामान्य रूप से सिद्धि है इसकी। कार्य ध्यान में आ गए? एक बार फिर से देख लीजिए क्या था ये? अदस टा था, अदस टा, टा का आशेष रहता है इत संज्ञा हो जाने पर चुटु, अदस आ, फिर क्या कर लिया हमने? यदादि नामः अ, अतो गुणे पर रूप एकादेश अ, फिर अदसो सेर दादू दो मह से इस असकारांत अदस संबंधी दकार से उत्तरवर्ती वर्ण को उकार, दकार से उत्तरवर्ती वर्ण को उवर्ण और दकार को मकार। तो अमु आ, अमु घी संजक है, उससे उत्तर आंग परे है ये, तो घी संजक से उत्तर आम को अस्त्री विषय में ना हो करके क्या बन जाता है? अमुना। ये सामान्य सिद्धि हुई। अब देखिए क्या कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि आंगोना स्त्रियाम इति ना भावे च कृते अमुना मुत्वस्य असिद्धत्वात् सुपी च इति दीर्घत्वं प्राप्नोति। अब ये कह रहे हैं कि आपने जो अधसो सेर दादु दो मह से जो क्या कार्य किया है? मुत्तु कार्य। वो मुत्तु कार्य कहाँ पढ़ा हुआ है? 8-2-80 नंबर सूत्र है, तो इससे आपने किया। सिद्ध प्रकरण का सूत्र है, तो अब कहते हैं कि ये तो असिद्ध हो जाएगा। किसकी दृष्टि में? सुपीच की दृष्टि में। सुपीच सूत्र 7-3 में पढ़ा हुआ है, 7-3-102 नंबर सूत्र है। तो 7-3-102 की दृष्टि में कौन असिद्ध है? 8-2-80 वाला ये जो आपने किया है मुत्व और उत्व, ये तो असिद्ध है। मुत्व असिद्ध है ना, मकार और उकार दोनों को मिला के कह रहे हैं मुत्व, तो मुत्व असिद्ध है तो क्या दिखेगा? अद आ ये दिखेगा, और अद आ दिखेगा तो किससे दीर्घत्व प्राप्त है? सुपीच से। वो क्या कहता है? ना कर लेने के बाद दिखाया है ना ये सब इन्होंने, कि ना आदेश कर लेने के बाद। अब ये ना क्या बन चुका है? ययादि सुप। सुपीच का अर्थ ही है ना ययादि सुप, तो यही प्रत्याहार में न भी आ जाता है, तो ये ययादि सुप के परे रहते ये जो मुत्तु कर लिया ये असिद्ध होकर के दिखेगा, ये द ऐसी स्थिति। और जब ऐसी स्थिति दिखेगी तो यहाँ क्या होने लग जाएगा? सुपीच से दीर्घ हो जाएगा, ठीक है, जो कि अनिष्ट है। तो उस समस्या का वारण करने के लिए कहते हैं तद्वारणाय न मुने इति ने परतो मुत्वस्य सिद्धत्वं निषिध्यते। ये जो दीर्घत्व वाली समस्या आ रही है, इस समस्या को हटाने के लिए आचार्य ने क्या सूत्र बनाया? न मुने, ये सूत्र बनाया। 8-2-3 का सूत्र है ना, क्या क्या है? पूर्वत्र सिद्धम न लोपः
सुप स्वर संजातुक विधिषु कृति और न मुने। तो न मुने का अर्थ क्या है? ने परतो मुत्वस्य असिद्धत्वं न भवति। 3 शब्द हैं। प्रथम है न माने नहीं होता। क्या नहीं होता? पूर्वत्र सिद्धम से असिद्धम आ रहा है तो असिद्धम न भवति। मु कौन असिद्ध नहीं होता है प्रश्न है, तो दूसरा शब्द कहा मु असिद्ध नहीं होता माने मुत्व असिद्ध नहीं होता। ने न के परे रहते, इस न के परे रहते, ठीक है। तो तद्वारणाय न मुने इति ने परतो मुत्वस्य सिद्धत्वं निषिध्यते। मुत्व का सिद्धत्व निषेध कर दिया, और जब मुत्व सिद्ध नहीं है तो मुत्व ही दिखेगा ना। और मुत्व की स्थिति में कौन प्राप्त नहीं है? सुपीचे प्राप्त नहीं है, क्योंकि सुपीचे अदंत अंग को दीर्घ करता है। ये आदि सुप के परे रहता है, ये आदि सुप तो परे है लेकिन अदंत अंग नहीं दिखेगा अगर मुत्व सिद्ध ही है तो मुत्व सिद्ध कर देने से मुत्व के असिद्धत्व का निषेध कर दिया, माने क्या कर दिया? मुत्व को सिद्ध ही कर दिया। और मुत्व सिद्ध है तो फिर क्या नहीं होगा? सुपीचे की प्राप्ति नहीं होगी। तो वारण के लिए, दीर्घत्व के वारण के लिए आचार्य ने क्या सूत्र बनाया? न मुने, ये सूत्र बनाया है। आगे देखिए, तद्वारणाय न मुने इति ने परतो मुत्वस्य सिद्धत्वं निषिध्यते अर्थात सिद्धत्वं उच्यते। अत्र इयं शंका जायते, इस विषय में ये शंका उत्पन्न होती है। यद कि आंगो नास्त्रियामिति ना भावे अपि कर्तव्य मुत्वस्य सिद्धत्वात् ना भावैव तावन्न प्राप्नोति। कहते हैं कि आंगो, जैसे आपने दिखाया कि सुपीचे किस प्रकरण का सूत्र है? सिद्ध प्रकरण का। वैसे ही आंगो नास्त्रियाम भी तो बिल्कुल उसी प्रकरण का सूत्र है। सुपीचे की वाली लाइन में ये नीचे है, आंगो नास्त्रियाम 7-3-119 सूत्र। तो कहते हैं कि ये भी वही है सिद्ध प्रकरण में। तो जैसे आप यहाँ पे असिद्धत्व दिखा रहे हो, सुपीचे की दृष्टि में कौन असिद्ध हो गया? मुत्व। वैसे ही आंगोनास्त्रियाम की दृष्टि में भी कौन असिद्ध हो जाना चाहिए? मुत्व। और मुत्व असिद्ध हो जाएगा तो घी संजक मिलेगा क्या? क्या करने के लिए? जब हम आंग को ना करने जा रहे हैं तो ये घी संजक भी तो चाहिए ना। घी संजक से उत्तर आंग को ना होता है, लेकिन ये जो हम आंग को ना करने जा रहे हैं ये सूत्र किस प्रकरण का है? सिद्ध प्रकरण का है। तो इस सिद्ध प्रकरण का कार्य करने में कौन असिद्ध हो जाएगा? ये जो असिद्ध प्रकरण का कार्य था ये असिद्ध हो जाएगा। असिद्ध होकर के ये दिखेगा, और ये दिखेगा तो इसकी तो घी संज्ञा है नहीं। तो इससे उत्तर फिर आप आंग को ना भी कैसे कर पाएंगे, ये समस्या कोई पूछ रहा है, ठीक है। तद्वारणाय न मुनेति ने परतो मुत्वस्य सिद्धत्वं निषिध्यते अर्थात सिद्धत्वं उच्यते। अत्र इयं शंका, इस विषय में अब ये शंका भी उत्पन्न हो जाती है कि आंगो नास्त्रियामिति न भावे अपि कर्तव्य मुत्वस्य सिद्धत्वात्। आंगो नास्त्रियाम इस सूत्र से जब ना भाव कर्तव्य है, ना का विधान करना है जब, तो उस स्थिति में भी मुत्वस्य सिद्धत्वात्, मुत्व तो असिद्ध ही रहेगा, और उसके असिद्ध होने से ना भाव एव तावन् न प्राप्नोति, ना भाव ही प्राप्त नहीं होता है। अतो ना भावः परो नैव लभ्यते, इसलिए ना भाव परे नहीं प्राप्त होगा हमें, ठीक है। ना भाव ही विहित नहीं हो पा रहा, और जब ना भाव परे नहीं मिल पा रहा है, ना भाव परे नहीं मिल पा रहा है ना, माने क्या हुआ कि आंग को नादेश नहीं हो पा रहा, और जब आंग को नादेश नहीं हो पा रहा है तो तत्कथम न मुनेति ने परतो मुत्वस्य सिद्धत्वं शिष्यते। तो आचार्य का ये कहना कि ना के परे रहते मुत्व क्या हो जाता है? मुत्व असिद्ध नहीं होता है, ये कहना आचार्य का कैसे बन पाएगा? क्योंकि ना तो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा, ना तो हो ही नहीं पाया अभी, ना नहीं हो पाया ना। क्यों नहीं हो पाया ना? क्योंकि ये अमो असिद्ध होके हमें अद दिख गया, और अद दिख गया तो घी संज्ञा नहीं हो पाई, और घी संज्ञा नहीं हो पाई तो आंगो नास्त्रियाम, आंग को ना कर नहीं पाया। जब तक हमारे पास ना है ही नहीं तब तक हमारा ऐसा कहना कि ना के परे रहते मुत्व के असिद्धत्व का निषेध हो जाता है, ऐसा कहना भी सार्थक नहीं है, ठीक है। और ऐसा जब नहीं कह पाएंगे तो फिर वही समस्या है कि सुपीचा जो भी आगे, क्योंकि अभी तो ना ही नहीं हुआ तो सुपीचे अभी जो है वो दूर की ही बात है। न मुने कहना ही ठीक नहीं है, न मुने सूत्र बनाना ठीक नहीं है। तो तत्कथम न मुने इति ने परतो मुत्वस्य सिद्धत्वं शिष्यते। सिद्धत्व माने असिद्धत्व का निषेध।
असिद्धत्व का निषेध कैसे कहा जा रहा है? तो इस शंका का समाधान करते हैं। उच्यते, देखो यहाँ बात ये है, ने परतो मुत्वस्य सिद्धत्वम शाशद, शाशद कहाँ का रूप है? क्षत्रिय प्रत्यांत प्रथमा का एक वचन। शाशद माने कहते हुए, उपदेश करते हुए। ने परतः, ना के परे रहते, मुत्वस्य सिद्धत्वम शासद, मुत्व का सिद्धत्व शासन करते हुए, ज्ञापयत्याचार्य, आचार्य ये ज्ञापित करते हैं कि ना भावे अपि कर्तव्य मुत्तम सिद्धमेव, ना भाव के करने में भी मुत्व क्या रहता है? सिद्ध ही रहता है। ज्ञापक समझ आया? आचार्य क्या कह रहे हैं कि ना के परे रहते मुत्व सिद्ध रहता है। तो आचार्य की इसी बात से हम ये भी पता करते हैं कि ना भाव के करने में भी मुत्व क्या रहता है? सिद्ध ही रहता है। ना के परे रहते सुपीच को रोकने के लिए जैसे आचार्य ने मुत्व का सिद्धत्व ज्ञापित कहा ही है, शब्दशः कह दिया वो तो उसी वचन से हमें ये भी पता चलता है कि ना विधान करते समय भी मुत्व क्या रहता है? सिद्ध ही रहता है। कैसे पता चला? क्योंकि अगर ऐसा ना माने तो ना हो ही नहीं सकता, और ना हो ही नहीं सकता तो आचार्य न मुने ऐसा कह नहीं सकते। ठीक है, तो आचार्य ने तो ये कहा है, इस बात से हमें पता चलता है कि आचार्य ऐसा भी देख रहे हैं कि ना का विधान करने में भी मुत्व सिद्ध ही रहता है। ठीक है, कुछ कुछ वैसा ही है ना, किमिदम भ्याम वो घ जैसा, जैसे किम और इदम से उत्तर वतुप को घकार आदेश होता है, ऐसा आचार्य ने कह दिया। वतुप के व को घ हो जाता है, और किम और इदम से वतुप कहीं विधान किया हुआ ही नहीं है। फिर आचार्य का यही वचन जो कह रहा है कि वतुप के वकार को क्या हो जाए? घकार हो जाए, किम और इदम से उत्तर। ये बात किस में भी ज्ञापक होता है कि आचार्य ऐसा देख रहे हैं कि किम और इदम से वतुप का विधान भी होता है। उसी तरह से आचार्य यहाँ पे कह रहे हैं कि ना के परे रहते सुपीच दीर्घत्व को रोकने के लिए मुंह सिद्ध रहता है। तो इसका मतलब आचार्य ये भी देख रहे हैं, इसका मतलब आचार्य ने ये देखा है ना कि अमु और ना एक साथ दिखाई पड़ेंगे कब? जब आचार्य ये भी मानते हो कि ना का विधान करने में भी मुत्व सिद्ध रहता है, तभी तो आंगोनास्त्रियम लग सकेगा ना। तो ये बात ज्ञापित हो गई। फिर से देखिए, ने परतो मुत्व से सिद्धत्व शासद, न के परे रहते मुत्व का सिद्धत्व विधान करते हुए ज्ञापयत्याचार्य, आचार्य ये भी ज्ञापित करते हैं कि ना भावे अपि कर्तव्य मुत्तम सिद्धमेव, ना भाव के करने में भी मुत्व क्या रहता है? सिद्ध ही रहता है। अन्यथा अगर ऐसा हम ना माने तो क्या होगा? ना भावस्य अभावे सति, अगर हम ऐसा ना माने तो फिर स्थिति ये बनेगी कि आंगोनास्त्याम के करने में, माने ना आदेश का विधान करने में ये मुंह असिद्ध होकर के ये दिखेगा, और ये दिखेगा तो ना भावस्य अभावे सति, ना भाव ही नहीं हो पाएगा। ना भाव नहीं हो पाएगा माने ना आदेश नहीं हो पाएगा, और ना आदेश का अभाव होने पर ने परतो मुत्वस्य सिद्धत्व कथनम व्यर्थमेव स्यात्, आचार्य का न मुने सूत्र बनाना व्यर्थ हो जाएगा ना। न जब है ही नहीं तो उस न के परे रहते मुंह सिद्ध रहता है, ऐसा कहना भी व्यर्थ होने लग जाएगा। न च व्यर्थम सूत्रम प्रणीयते, और व्यर्थ सूत्र आचार्य के द्वारा प्रणीत नहीं किया जाता, बनाया नहीं जाता। ठीक है, तो इस तरह से ये ज्ञापक निकल गया। क्या ज्ञापक निकला नमूने से? हाँ, जैसे मुत्व किस कार्य के करने में सिद्ध रहता है? ना के परे रहते सुपीचय का निषेध करने में सिद्ध रहता है, उसी तरह से मुंह जो है वो ना का विधान करते समय भी सिद्ध ही रहता है, ना का विधान करने में भी सिद्ध ही रहता है। अस्तु, अद्य तावदेव, पुनः अग्रे अग्रिम कक्षायां पश्यामः।
ओ